हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल एएमपीसी पे, जहां पे हम लोग अपनी पिछली क्लास में एनसीईआरटी का चैप्टर 2 खत्म कर चुके थे। बच्चों, चैप्टर 2 में आप लोगों ने मेजरमेंट या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के नए नए तरीके सीखे। पिछली क्लास में आप लोगों ने पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था। अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसमें गलती हो जाती है, गलतियों को पढ़ा था। एरर्स का प्रोपोगेशन पढ़ा था। तो आपने बहुत सारी डिटेलिंग पिछली क्लास में पढ़ी थी। ओके बच्चों, तो टॉपिक तो हमारे सारे खत्म हो गए थे, लेकिन इन टॉपिक को सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता। इनको समझना या इनको समझने के लिए हमें न्यूमेरिकल करने होते हैं। तो आज बड़ी गहराई में हम लोग बहुत बेसिक और बहुत आसान क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो हमारे बहुत बेसिक और आसान से सवाल है वो पैरेलैक्स मेथड से सबसे पहले जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक बार पैरेलैक्स मेथड का पिछली क्लास का छोटा सा रिवाइज करते हैं। पैरेलैक्स मेथड या पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, पैरेलैक्स का मतलब होता है चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड when it is viewed from two different points. बच्चों, आज की क्लास में पैरेलैक्स के जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, मैं बार बार इसी डेफिनेशन पे आऊंगा, बार बार इसी डेफिनेशन को समझूंगा, तब जाकर के हमें डेफिनेशन पता चलेगी। वरना होता क्या है, बहुत सारे बच्चे रटने में एक्सपर्ट होते हैं और बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे नंबर भी बहुत पाते हैं। तो रटने में सबसे सिंपल हो गया हमारा एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ, ठीक है बच्चों, अपॉन रेडियस। तो यहां पर जो आर्क लेंथ है इसे हम लोग कई बार बेसिस भी बोलते हैं। आर्क लेंथ का बच्चों एक और नाम, आर्क लेंथ को मैं कह रहा हूं कि मैं आर्क लेंथ को बेसिस भी बोल सकता हूं, या तो फिर इस एंगल को पैरालिटिक एंगल भी बोलूंगा। तो इसका मतलब क्या है, एक बार हम ये समझते हैं। ठीक, मैं ये पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि आप इस तरीके से पेन को पकड़ो, अपनी राइट आई कवर करो और पेन को देखो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फिर आप पोजीशन ये रखो और अपनी लेफ्ट आई कवर करो। अपने हाथ को ऐसे ऐसे मूव मत करना, पोजीशन यही रखना, बिल्कुल सीधा। एक बार राइट आई से देखो, एक बार लेफ्ट आई से देखो, तो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पेन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं अपने बैकग्राउंड में इसी बोर्ड को रख करके पेन देख रहा हूं, तो अगर मैं एक बार अगर मैंने पेन यहां रखा तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आपका एंगल का ई लेटर आपका मार्कर से कवर हो रहा है। अब क्योंकि वर्चुअल क्लास है, इसमें हमें ठीक से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसा प्रैक्टिकली करके देखो। एक बार आप अपनी राइट आई से देखो, आपका ई लेटर कवर होगा, और एक बार आप ऐसे पेन रख करके साइड से देखोगे तो शायद इस पेन की रिलेटिव पोजीशन ए के सामने आ जाए, इस वाले आर्क का ए कवर हो जाए। तो हुआ क्या, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, हमारा बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल गई जब मैंने दो अलग अलग जगह से देखा। तो जो दो अलग अलग जगह से देखा, एक बहुत ही निहायती आसान एग्जांपल, और वो एग्जांपल क्या है कि पहले आप लोगों ने देखा इसको लेफ्ट आई से, फिर आपने देखा इसको राइट आई से, और लेफ्ट और राइट आई के बीच की जो दूरी हुई बच्चों, इस दूरी को मैं कहूंगा बेसिस, आर्क लेंथ। अब यहां से आपने देखा ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट मार्कर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो बीच में जो एंगल बना बच्चों, इस एंगल को कहते हैं पैरालिटिक एंगल भी बोलते हैं इसे, पैरालिटिक एंगल। समझ में आई बात? तो ये हमारा एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था कि हम लोग दो अलग अलग जगह से देखते हैं, उन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है उसे बेसिस कहते हैं। और जो रेडियस आएगा बच्चों, वो मैंने यहां पर डॉटेड से ड्रॉ करा है, और ये आएगा आपका रेडियस, और ये रेडियस होता है जनरली डिस्टेंस।
और ये दूरी हम लोग निकालते हैं, डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। आप सोचो एंगल हमने बहुत स्मॉल एंगल हम लोग मेजर करते थे। अगेन मैं थोड़ा सा पुराना रिवाइज करवाता हूं। हम लोग एंगल की बात करें, एंगल में 1 डिग्री पढ़ा आप लोगों ने, फिर 1 डिग्री के बाद 1 मिनट पढ़ा। 1 मिनट क्या था बच्चों? 1 डिग्री का 60वां हिस्सा। फिर आप लोगों ने 1 सेकंड पढ़ा। तो बच्चों ये सेकंड टाइम वाला सेकंड नहीं है, इसे 1 सेकंड एंगल कहते हैं। इसे कहते हैं 1 सेकंड एंगल। तो ये क्या होगा? 1 मिनट एंगल का 60वां हिस्सा। इसको मेजर करने के लिए बहुत एक्यूरेसी चाहिए। आप सोचो अगर 1 डिग्री है तो वो कितना छोटा होगा? 1 मतलब 1 डिग्री की ही अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री एंगल कितना छोटा होगा आप लोग मेजर कर सकते हो। बचपन में आप सब लोगों ने एक डी जो होता है एंगल मेजर करने के लिए, ठीक, तो वो आप लोगों ने देखा होगा। उसमें से आप लोगों ने अलग अलग एंगल मेजर करे होंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा, काफी बच्चों को ना ये एंगल बनाने भी आते थे। ऐसे लाइन खींचते थे, फिर कंपास लेके ऐसे कट करते थे, ऐसे कट करते थे। तो बच्चों आप सोचो उस एंगल को छोटा करते करते मैं पहुंच गया 1 डिग्री पे। तो सोचो कितना छोटा एंगल बनेगा। और उसके बाद मेरी एक्यूरेसी देखो, 1 डिग्री के 60 हिस्से कर दिए। ये होता है मेजरमेंट। और इसी मेजरमेंट के कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हालांकि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या स्क्रू गॉज, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और इसके अलावा एक और है हमारा स्पेरोमीटर, उसमें हम इसी मेजरमेंट की टेक्निक को यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कंसेप्ट समझना क्या है। 1 डिग्री, इतने छोटे एंगल को 60 हिस्से में बांट दिया। तो 60 हिस्से में बांटने के बाद क्या मिला? 1 मिनट एंगल। अब 1 मिनट एंगल को और 60 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सोचो मतलब क्या कि 1 डिग्री को 60 इंटू 60 3600 हिस्सों में डिवाइड कर देना इज 1 सेकेंड एंगल। तो सोचो कितना स्मॉल है। तो इतने छोटे छोटे एंगल अगर आप मेजर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो तुम डिस्टेंस या रेडियस मेजर कर लोगे ना बच्चों, वो बहुत बड़ा होगा। और ये जो इतने बड़े डिस्टेंस या इतने बड़े रेडियस तुम मेजर कर रहे हो, ये डिस्टेंस हमारे लगभग इतने बड़े हो जाएंगे कि 3, 4 या कई बार 10 लाइट ईयर तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो बहुत दूर दूर के स्टार जो हो गए हमारे, लेट अस से कि कोई स्टार हम अल्फा सेंचुरी 4.2 लाइट ईयर अवे है, तो हम इतने दूर के स्टार का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। ठीक है बच्चों, तो पैरेलैक्स मेथड की एक लिमिटेशन बताता हूं, फटाफट आप लोग लिख सकते हो या तो फिर आप लोगों ने पहले लिख ली होगी। मेरी पुरानी क्लास में मैंने कहा था पैरेलैक्स मेथड का जो लिमिटेशन है वो ये है कि पैरेलैक्स मेथड 100 लाइट ईयर से ज्यादा का डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता। लाइक लिमिटेशन में क्या लिखोगे? इट कैन नॉट, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस लार्जर देन 100 लाइट ईयर्स। ठीक है बच्चों, लिखा? ओके, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अगेन ये लिमिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता क्या है, हम इतने सारे न्यूमेरिकल पढ़ के जाते हैं और कई बार एग्जाम में आता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पढ़ाई लॉस हो गई, हमारा वो चीज जरूर काम आएगी आगे फ्यूचर में, लेकिन कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं तो उससे पेपर आसान बनता है, हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, आसानी से नंबर आते हैं। ओके बच्चों, तो 1 डिग्री छोटा था, 1 मिनट एंगल और छोटा था, 1 सेकंड एंगल कतई छोटा हो गया। तो ये हमारी वैल्यू हुई। अब मैं बात करूं यहां पर ये बेसिस की, और फिर यहां पर एक सेंटर आ रहा है, तो सेंटर पे पैरेलैटिक एंगल बन रहा है। ओके, अब इसको बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज करने के लिए हम एक एनसीईआरटी का सवाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा सवाल मैं लिखता हूं। ओके बच्चों, तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.18 है। बहुत जरूरी है ये पैरेलैक्स के लिए समझना। शायद आपको ये पेन वाला मेथड अगर समझ में आया हो या नहीं आया हो, वो बात की बात है, लेकिन इसको अगर मैं कहूं, ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। सवाल क्या है कि आप एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और उस ट्रेन की जर्नी के दौरान ऐसा हुआ कि आप लुकआउट कर रहे हो विंडो से, यानी आप खिड़की की सीट आपको मिली है और खिड़की की सीट से आप बच्चे बाहर देख रहे हो। तो अगर खिड़की की सीट से आप बच्चे बाहर देख रहे हो और रेलवे ट्रेन मतलब ट्रेन पे बैठ करके, और ट्रेन फास्ट बहुत तेज स्पीड में चल रही है, तो हमारी गाड़ी जो है वो खेतों के आसपास से होते हुए निकलती है। ठीक, बहुत सारे बिजली के खंभे भी आते हैं, तो कुछ बिजली के खंभे होते हैं जिससे ट्रेन को इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रही है। तो वो होता क्या है कि वो ट्रेन की पटरियों के बिल्कुल साथ लगे हुए होते हैं वो खंभे।
वो खंबे जब ट्रेन के पास से निकलते हैं ना, तो बिल्कुल मतलब जब ट्रेन जा रही होती है तो वो खंबा निकलेगा जुप, बिल्कुल पता ही नहीं चला। फिर एक खंबा आया जुप, ऐसे आवाज से भी आती है, ठीक, और खंबा निकल जाता है। थोड़ा दूर पेड़ देखोगे, पेड़ भी आपको देखना, पेड़ भी थोड़ी देर में निकल गया। ट्रेन आगे जा रही है, पेड़ गया पीछे। थोड़ा और दूर अगर हम देखें तो थोड़ी और दूर हमें बिजली के ऐसे वाले खंभे दिखते हैं। तो इस तरीके से बड़े अजीब से खंभे होते हैं और उन खंभों के ऊपर से तार पास हो रही होती है बिजली की, ठीक है। तो ये खंभे हमारी ट्रेन की लाइन से बहुत दूर होते हैं। ये खंभे आपको बहुत देर तक दिखेंगे, ये खंभे आपको धीरे धीरे पास होते हुए दिखेंगे। सपोज अगर आप किसी रीजन से निकल रहे हो और वहां पे बहुत दूर में आपको कोई पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो बच्चों को पहाड़ आपको बहुत देर से जाता हुआ दिखाई देगा, बहुत देर तक आपको पहाड़ दिखता रहेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? या खिड़की से ही बाहर देख रहे हो और मान लो शाम के 6 या 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे तक हमें चंद्रमा दिखने लगता है, ठीक, और बाहर पेड़ पौधे भी दिखाई देंगे। तो जो पेड़ पौधे हैं वो तो फटाक से निकल देंगे, लेकिन अगर आपकी खिड़की के एंगल से आपको चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं तो वो आपको बहुत देर तक दिखते रहेंगे। पेड़ पौधे सब पीछे निकल जाएंगे, चांद नहीं निकलेगा पीछे। उसका कारण क्या है? सवाल यही है, सवाल यही है कि अगर हम लोग ये कहें कि इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो फास्ट मूविंग ट्रेन, then it seemed to move rapidly, then tree seemed to move rapidly, यानी पेड़ पौधे जो है वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन के मोशन के। बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी जो ऑब्जेक्ट दूर है, जैसे कोई पहाड़ हो गया, तो वो सीम टू स्टेशनरी, वो लगभग हमें स्टेशनरी लगेगा। ऐसा क्यों? तो बच्चों इसका आंसर है बिकॉज as line of sight of tree here of tree is very less, so very less, so change in the position of tree is rapid। ये जो चेंज हुआ बच्चों, ये एंगुलर चेंज हुआ, तो सो एंगुलर चेंज इन द पोजीशन ऑफ ट्री इज रैपिड। अब जरा आप इस एग्जांपल को एक और तरीके से सोचो कि एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आप मान लो कि आपके पापा स्कूटर चला रहे हैं और आप स्कूटर के पीछे बैठे हो और पीछे बैठ करके आप लोग नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है। अगर पापा स्कूटर चला रहे हैं तो वैसे भी आप नीचे की तरफ ही देखोगे, दाएं बाएं ज्यादा मत देखो उस वक्त, है ना, समझ में। तो फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो नीचे जो आपको सड़क दिखेगी ना, वो सड़क का मोशन बहुत तेज हो रहा होगा। लेकिन जब आप बिल्कुल नीचे की तरफ सड़क देख रहे हो, उसके कंपैरेटिवली आपने थोड़ी सी दूर की सड़क देखी, तो उस वक्त सड़क के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सड़क की जो रोड़ी बजरी पत्थर होंगे, वो धीरे धीरे मूव होते हुए आपको दिखेंगे। जस्ट नीचे देखोगे वो फास्ट मूव हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण है लाइन ऑफ साइट हो गई कम। आप सोचो, आप बिल्कुल नीचे देख रहे हो तो बिल्कुल नीचे की लाइन ऑफ साइट हो गई कम। जब आप थोड़ी दूर देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट हो गई ज्यादा, तो एंगुलर चेंज ज्यादा, जिसकी वजह से एंगुलर चेंज, एंगल ज्यादा बनने की वजह से वो चीज धीरे धीरे बदलेगी, है ना। और अगर आप किसी को बहुत पास से देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट कम होने की वजह से उसका रैपिड चेंज होगा, उसका रैपिड चेंज होगा। तो ये थी हमारी मेन बात। सो पोजीशन ऑफ ट्री, एंगुलर चेंज इन द पोजीशन ऑफ ट्री इज रैपिड and they move rapidly to the opposite direction of motion of train motion,
ट्रेन्स मोशन, ट्रेन के चलने की दिशा में अपोजिट बहुत तेजी से जाएंगे। हाउएवर द लाइन ऑफ साइट of hills is more, so angle is less and they take much larger time to move or propagate, to move opposite to the direction of train's motion full stop। तो इसका मतलब जो चीज दूर होगी उसका एंगल कम बनेगा, ठीक। अगर उसका एंगल कम बनेगा तो वो धीरे धीरे आपको हिलती हुई दिखाई देगी। तो ये एग्जांपल समझ में आया बच्चों? ये एग्जांपल जो था ना मेरा, ये पैरेलैक्स का था। अच्छा, अब ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया? यहां पर हर एक चीज का एक सिग्निफिकेंस है, सोच रहे। ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया? ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अब की बार मैं, क्योंकि ये हिल तो मुझे लगभग मूव होता हुआ दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं पेड़ की पोजीशन निकालूंगा या पेड़ का डिस्टेंस निकालूंगा और रेफरेंस लूंगा हिल। मतलब ऑब्जेक्ट जो हो गया बच्चों, ध्यान देना, तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया यहां से, ये ऑब्जेक्ट हो गया ट्री और बैकग्राउंड हो गया हिल। समझ में आई बात? तो हम पेड़ का डिस्टेंस ले रहे हैं हिल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हिल के रिस्पेक्ट में वो अलग अलग जगह मुझे अपीयर होगा। ये मेरा कंसेप्ट था। यही पिछली क्लास में भी पैरेलैक्स के लिए, एंगल के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल करे थे। तो जो एंगल के लिए इस्तेमाल करे थे, अभी मैं बिल्कुल उसी मेथड को एक बार बताता हूं आप लोगों को। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, अगला सवाल देखो। अगला सवाल जो है हमारा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, सॉल्व एग्जांपल है हमारा 2.3, सॉल्व एग्जांपल 2.3। तो इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में हम लोग मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, और दो अलग अलग पॉइंट्स से ऑब्जर्व करके हमारा 1 डिग्री 54 मिनट का एंगल बन रहा है, ठीक। और दो मतलब पॉइंट का जो अर्थ का डायमीटर है उसका डिस्टेंस हमें दे रखा है। तो जो डिस्टेंस है वो है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। तो फिलहाल इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक बार हम उसको देखते हैं। लेकिन आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली क्लास में अगर पैरेलैक्स देखा था तो मैं जरा उसका एक बार जिक्र करूं। बच्चों, अर्थ की सरफेस ये हो गया दिल्ली, ये हो गया बॉम्बे। एक बच्चा दिल्ली से देखता है, उसको मून दिखाई दे रहा है और मून का एक डिस्टेंट स्टार, समझ गए ना, स्टार बैकग्राउंड है। इसका एग्जांपल समझाया था, मून 2 घंटे में अपनी पोजीशन बदल देगा, रात के वक्त स्टार नहीं बदलेगा। स्टार 6-6 महीने तक भी कुछ स्टार बदलते हैं, कुछ स्टार नहीं बदलते, ठीक है। तो ए दिल्ली वाले ने देखा, ये स्टार 2, ये स्टार 1, स्टार 2 बॉम्बे वाला देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में उसने देखा। बच्चों, इसका एंगल बना θ1, इसका एंगल बना θ2, टोटल एंगल बन गया θ1 प्लस θ2। आ रही ना बात समझ में? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ए से बी का डिस्टेंस जो होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था बेसिस के नाम से, या आर्क लेंथ। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ आपको पता है, दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस, एंगल आपको पता है, तो अर्थ से मून का डिस्टेंस आ गया। आ रही है मेरी बात समझ में? पिछली क्लास में ये पढ़ाया गया था। तो जरा आज की क्लास में हम लोग देखें न्यूमेरिकल क्या कहता है।
न्यूमेरिकल कहता है कि भैया दिल्ली बॉम्बे से ऑब्जर्व मत करो, आप इसको डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से ऑब्जर्व करो। मानो ये ग्लोब है, इस ग्लोब में मैंने एक पॉइंट लिया, लेटर से मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया बच्चों, तो यहां पर ये मान लो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो जो पॉइंट आप लोग इसके ऊपर कंसिडर कर रहे हो ऑन अ ग्लोब, यू कैन थिंक ऑफ कि लेटर से दिस पॉइंट इज दिल्ली। अब दिल्ली के यहां से मैंने ड्रिल करा, पूरा अर्थ के यहां से मैंने ड्रिल करा और बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे आ गया। मतलब अगर मैं दिल्ली, मेरी लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर है, तो इसका अपोजिट एंड हो गया बॉम्बे। तो अब मैंने क्या करा, एक बार मैंने दिल्ली से ऑब्जर्व करा, फिर एक बार बॉम्बे, सॉरी इसके एकदम अपोजिट एंड से मैंने इसको ऑब्जर्व करा, जहां मेरा थंब है, नॉट बॉम्बे। हाँ, तो एक बार मैंने एक पॉइंट से ऑब्जर्व करा, एक बार दूसरे पॉइंट से ऑब्जर्व करा। तो दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व करते वक्त जो बीच का डिस्टेंस होगा, जो बेसिस होगा, वो डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर डायमीटर ऑफ अर्थ दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ चित्र में थोड़ा सा बदलाव है, और वो क्या है, इसको देखते हैं। और सेम कंसेप्ट में मैं चल रहा हूँ, तो मैं काम करता हूँ, इसको मिटाता नहीं हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक, यहां हो गया हमारा मून। अब डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब ये ए और बी। तो बच्चों आपने ए से देखा मून को, बी से देखा मून को, कितना एंगल बना? एंगल बना बच्चों थीटा। अब की बार थीटा वन प्लस थीटा टू भाई थीटा हो गए, तो थीटा थीटा जो है बच्चों वो आप लोगों को गिवन है कितना, 1 डिग्री 54 मिनट। आई कम टू दैट। हाँ, इसका क्या करेंगे? दूसरा, ए से बी के बीच का डिस्टेंस होता है बेसिस। तो जो बेसिस होगा, बेसिस होता था दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व करना। तो एक बार आप चंद्रमा को ए पॉइंट से देख रहे हो, फिर एक बार बी पॉइंट से देख रहे हो। तो बेसिस जो है मेरा वो है अर्थ का डायमीटर, जो लिखा है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, 10 की पावर 7 मीटर। बात आई समझ में? अब ये जो कैपिटल डी है ये रेडियस होगा। तो एज वी नो दैट एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एज वी नो दैट एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बच्चों आर्क जो है मेरी वो ये है बेसिस। तो हमारा इसके पहले भी फॉर्मूला यही था कि अगर मैं यहां से कहूं ये कैपिटल डी का, तो बच्चों हमने लिखा था थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू आर्क लेंथ इज ए बी अपॉन डी। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में लिखा था। अब अगर मुझे डी निकालना है तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो अगर मेरे को यहां से डी निकालना है तो डी हो जाएगा, मैं इसी फॉर्मूले पर रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन एंगल। तो ये पैरेलैटिक एंगल है, तो डी कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ यानी बेसिस अपॉन पैरेलैटिक एंगल विच इज थीटा, पैरेलैटिक एंगल थीटा। तो मुद्दे की बात है, ये डिग्री है, ये मिनट है, और भैया ना ही डिग्री एंगल की ऐसा यूनिट है, ना ही मिनट, ना ही सेकंड। ठीक, अच्छा 1 डिग्री 54 मिनट है ये, तो ठीक, ओके 1 डिग्री, ओके बच्चों एक छोटी सा, ये 1 डिग्री 54 सेकंड नहीं है, डिग्री के बाद मिनट आता है, तो ये मिनट में होगा। इस एंगल को भी हम सेकंड तक नहीं गए थे, तो 1 डिग्री और ये 54 मिनट, सेकंड की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब जरा मैं 1 डिग्री की बात करूं और मैं कुछ कन्वर्जन लिख दूं। ये है एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल 2.1, जो आप लोग मेरे पैरेलैक्स वाली क्लास को सर्च करोगे, पैरेलैक्स मेथड जिसमें मैंने पढ़ाया था, तो सिर्फ पढ़ाया था, उसमें मैंने ये डिग्री को मैंने डिस्कस करा था, छोटे एंगल, बड़े एंगल, छोटा लेंथ, बड़ा लेंथ, ये सब मेजर करा था। तो एक बार मैं लिखता हूं कि 1 डिग्री रेडियन में कितना होता है, क्योंकि मैं एंगल को हमेशा रेडियन में लिखता हूं, क्योंकि रेडियन इसकी ऐसा ही यूनिट होती है बच्चों। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो ये आएगा, 1 डिग्री होगा 1.754 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। ठीक है बच्चों, आगे अगर मैं कहूं 1 मिनट कितना होगा, तो ये होगा 2.91, ये -2 है तो इसमें -4 आता है रेडियन। ठीक,
आखिरी वाला 1 सेकंड अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन आगे के लिए अगर मैं लिखूं तो ये होगा 4.85 इंटू, इसमें देखो -2, इसमें -4, अब की बार -6 रेडियन। तो ये एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल 2.1 था बच्चों, जो आप लोग इस एग्जांपल को एक बार आप पुरानी क्लासेस में देख सकते हो। बट 1 डिग्री का ये है, ये अगर आपको लगता है कि सर क्या ये हमें याद करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में तो इसकी जरूरत पड़ रही है। तो क्या ये हमें याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1 डिग्री होता है π/180, पाई होता है 22/7, तो 22/7 इंटू 180 डिवाइड करो, ये आएगा। उसको फिर 60 से डिवाइड करो, ये आएगा। फिर जो आंसर आया इसको फिर से 60 से डिवाइड करो, ये आएगा। ऐसे कन्वर्ट करो, छोटे छोटे आएगा। हाँ, अब देखो 1 डिग्री और 54 मिनट, ठीक, सेकंड में गलत बोल रहा था बच्चों, ये मिनट है। 1 डिग्री 54 मिनट, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भैया ये है 60 मिनट प्लस 54 मिनट। तो भाई 60 और 54, 60 प्लस 54, 114 मिनट। अब मिनट तो मेरी ऐसा यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट तो रेडियन है। तो भैया 1 मिनट को मैं इतने रेडियन लिख दूंगा, यानी ये आया 114 इंटू 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। आई बात समझ में? तो ये आया बच्चों ऐसा यूनिट रेडियन। अब मैंने बोला कि भैया दूरी निकालो चंद्रमा से अर्थ की, तो आपको बेसिस पता चल गया, 2 अलग अलग पॉइंट। अच्छा, अगेन पुराना वाला क्वेश्चन याद करो। मैंने कहा था कि मतलब पेड़ जो हो गया वो फटाफट मूव कर जाता है, दूर के पहाड़ मूव नहीं करते, और अगर दूर का चंद्रमा है तो वो तो और मूव नहीं करेगा। तो मेरे को ऑब्जर्व करने के लिए मेरा एंगल मैं बड़ा बनाना चाहूंगा उसके लिए, ठीक है। तो अगर मेरे को एंगल बड़ा बनाना है लाइन ऑफ साइट के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या कर सकता हूं? अर्थ में एक कोने से दूसरे कोने ही जा सकता हूं, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे ग्रह पर जाकर के फिर उसको ऑब्जर्व करूं, ठीक, ये संभव थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। तो हम बीइंग अ नॉर्मल पीपल क्या कर रहे हैं? अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने ही देख रहे हैं, ठीक है। और कुछ होशियार बच्चे तो ऐसे होते हैं, बोलेंगे सर चंद्रमा पे चलते हैं ना। अरे बेटा, अगर आप चंद्रमा पे ही जा रहे हो तो चंद्रमा की दूरी कैसे नापोगे? फिर तो आपने नाप ही ली वहां से वहां तक का डिस्टेंस, जो भी आप जहाज से गए थे, हैं, किसी भी रॉकेट से जिससे भी आप गए हो, PSLV GSLV। हाँ, तो फिलहाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अर्थ पर पॉसिबल ये है 2 अलग अलग एकदम एक्सट्रीम डिस्टेंस पर जाकर के ऑब्जर्व करो। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है, अगला न्यूमेरिकल में बताऊंगा, बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले इसको खत्म करते हैं। तो बच्चों इसमें जो बेसिस होगा वो होगा डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ ये दे रखा तुम्हें सवाल पे, बेसिस होगा 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, डिवाइड में 114 इंटू 2.91 इंटू 10 की पावर -4। बच्चों ऊपर जाकर के -4 हो जाएगा +4 रेडियन। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा वो है, अच्छा रेडियन क्यों मैं लिख रहा हूं? रेडियन तो नीचे है और ऊपर तो मीटर था, ठीक है बच्चों। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ठीक। इतनी दूरी है चंद्रमा से हमारे सेंटर ऑफ अर्थ। शब्दों पर ध्यान देना, सेंटर ऑफ मून टू सेंटर ऑफ अर्थ। क्या सीन हुआ भाई? यहां भी एक बड़ी समस्या आती है सब लोगों को। क्या है? ध्यान से सुनना। सर ये तो आप अर्थ की सतह से मेजर कर रहे हो, तो अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? तो उसमें तो सर हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो हम रेड कलर से बना रहे हैं। तो सर ये तो कम हो गया, तो 3.84 इंटू 10 की पावर 8 से थोड़ा सा कम हो गया। या आप बोलोगे सर फिर सरफेस का यहां से यहां तक का डिस्टेंस आया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आया, तो आप बोलोगे सर ये तो और कम हो गया, है ना। तो इसी के लिए मैं जरा एक आपको बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं।
तो बच्चों मुद्दे की बात ये हुई कि ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ कम हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, थोड़ा सा और कम करता हूँ। कैसे? मैं अर्थ की सरफेस पर, यानी मैं अपने घर के सामने, मेरे घर के सामने एक छोटा सा पार्क है, तो मैं उस पार्क में जाकर के चंद्रमा को देख रहा हूँ और मैंने मान लिया कि कुछ भी एक डिस्टेंस होगा पर्टिकुलर। तो वो डिस्टेंस मैं फिलहाल अभी के लिए यही मान लेता हूँ। कितना बच्चों? उस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ, चलो यहाँ लिख लेते हैं 384 10 की पावर 8 थे, 1 2 3 मीटर, इतना हुआ बच्चों। ठीक है, तो यहां से यह आ गया लाख करोड़, 38 करोड़ 40 लाख मीटर के आसपास। इस वक्त मैं कह रहा हूं अर्थ के सेंटर से हो या अर्थ के सेंटर से, तो अर्थ का हमारा इतना जो डिस्टेंस है मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूं। मैंने बोला बच्चों अब मैं इसी चंद्रमा को अपने बिल्डिंग की छत से ऑब्जर्व करूंगा, बिल्डिंग की छत से। ठीक, तो दूरी कम हो गई। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? बिल्डिंग की हाइट है सर 50 मीटर। भाई बुर्ज खलीफा पे नहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ चलो बुर्ज खलीफा पे ही चले जाओ। बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है? 700 कुछ मीटर है। 700 मीटर भी अगर इसमें तो माइनस कर दोगे, ठीक है, समझ लो मेरी बात। इतनी हाइट से अर्थ भी गोल दिखने लगती है, पृथ्वी सीधी नहीं लगेगी, फिर पृथ्वी गोल हो जाएगी। तो अगर, और भारत में भैया 700 मीटर संभव नहीं है, 50 मीटर की बिल्डिंग हो गई, ले दे करके हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया इज शायद मुंबई में होगी और 200 सवा 200 मीटर के आसपास की है वो। तो भैया सबके पास तो एंटीला है नहीं, है ना, तो हम लोग बात कर रहे हैं 50 मीटर के डिस्टेंस की। इसमें से अगर तुम 50 माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं ना। इस कंसेप्ट को हम 12th तक फिजिक्स में रगड़ेंगे कि भैया ये d है और ये मान लो x है, तो d माइनस एक्स मेरा, इसको मिटा रहा हूं, ये कन्वर्जन रेट अब आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो मेरा d माइनस एक्स आ रहा है ये d ही आ रहा है, यानी उस बिल्डिंग की हाइट अर्थ पे अलग अलग पॉइंट, अर्थ के सेंटर से सरफेस यानी रेडियस ऑफ अर्थ उतना बड़ा नहीं है कि इसमें से घटा के इसको मैं बोल दूं कि सर कम हो गया कम हो गया। तो आप सरफेस से ही मेजर कर रहे हो बच्चों, वो सेंटर से सेंटर का मान लिया जाएगा। दिस इज अप्रॉक्सीमेट मेथड, मेजरमेंट के तरीके हैं। होप सो बात समझ में आएगी, ठीक है। और मुद्दे की बात, मैं d माइनस एक्स को d कैसे लिख रहा हूँ इसको जरूर याद रखना बच्चों, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको जरूर याद रखना। बहुत सारे न्यूमेरिकल में हम इसको सीधा सीधा इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, तो इसका जरा ध्यान रखें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2.3 था जिसको मैंने पिछली बार ये पढ़ाया था और उससे मैंने यहाँ रिलेट कर रहा है, ठीक। 1 2 3 1 2 3 3 लाइन की सॉल्यूशन खत्म। समझ गए मेरी बात? तो बच्चों आप लोग जरा इसको नोट करो, फिर एक और एनसीईआरटी का बेहतरीन सवाल करवाऊंगा। ओके बच्चों, एक्सरसाइज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। सवाल है अर्थ के बहुत पास जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वो 4.29 लाइट ईयर्स अवे है, 4.29 लाइट ईयर्स अवे है। इस दूरी को पारसेक में बताओ। तो बच्चों डिस्टेंस है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, मैं पहले पार्ट कर रहा हूं। डिस्टेंस है कितना? 4.29 लाइट ईयर, L/, लाइट ईयर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो। एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। अब इस मीटर को पारसेक में कन्वर्ट करो। तो बच्चों एक पारसेक में 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब एक मीटर को इससे डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा पारसेक, ठीक। तो ये हमारी दूरी हुई। अब इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो बच्चों मेरा आंसर आएगा 1.323 पैरालैक्टिक सेकेंड। तो बच्चों जो 4.29 लाइट ईयर्स अवे था एक स्टार, उसकी दूरी ये आ गई। पहला सवाल कन्वर्जन ऑफ यूनिट का था,
पहला पार्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट का था, पैरेलैक्स का नहीं था, यूनिट्स का था। ठीक, पैरेलैक्स का सवाल अब आया। पैरेलैक्स उसी स्टार को तुम देखोगे तो पैरेलैक्स एंगल कितना बना ये बताओ। सोचो बच्चों, मैंने क्या कहा, हम अगर चलती ट्रेन से पहाड़ को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी दूरी कितनी, मतलब आप सोचो ना कि उस दूरी के बाद भी मेरे को पहाड़ बहुत धीरे धीरे वो हिलता हुआ दिखता है, जबकि ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। तो सोचो इतनी दूर पर जो स्टार हुआ है उसका तो लाइन ऑफ साइट कितना बड़ा हो गया। तो यहां पर मेरे को एंगल बढ़ाना पड़ेगा तो भी मैं बहुत छोटा ही उसको ऑब्जर्व कर पाऊंगा। तो एंगल बढ़ाने के लिए देखो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने उसको आज की डेट, मान लो XYZ आज की डेट हमारी, ठीक है चलो आज की डेट हो गई मेरी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1 जनवरी 2020। तो बच्चों आज की डेट अगर हमारी 1 जनवरी 2020 है तो 6 महीने के बाद, ठीक 6 महीने के बाद यानी 1 जुलाई 2020 को अर्थ की पोजीशन क्या होगी समझते हैं। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को समझने के लिए ये सन बनाया मैंने रेड कलर से और हमारी नीली धरती। तो बच्चों मैंने कहा एक बार को कि मान लो ये 1 जनवरी है तो इसके 6 महीने के बाद अर्थ यहां होगी, मतलब 1 जुलाई को अर्थ एक बार यहां थी एक बार यहां होगी। आगे बात समझ में? तो अब ये स्टार कितनी दूर है, बहुत दूर। तो इतना डिस्टेंस जो तुम्हें मिल गया ये अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को लेकर के हम लोग चलेंगे, बताता हूं बच्चों। मैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मिटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग ये कर चुके होंगे, ठीक है। और फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो अब जरा आप लोग समझो इसे, सन का, सॉरी सन यहां पर है, स्टार यहां पर है, ठीक, स्टार एस। तो अब एक बार अर्थ की इस पोजीशन से स्टार को देखा, फिर अर्थ की इस पोजीशन से स्टार को देखा। देख के लग रहा है ना बच्चों बहुत बड़ा एंगल बन रहा है? ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा एंगल नहीं बन रहा। सो दिस इज पैरेलैटिक एंगल। और 6 महीने के बाद अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ये तुमने अपना दिमाग फुलेस्ट लगाया। थोड़ी देर पहले क्या कहा, अर्थ पे रह के इस कोने से इस कोने तक का देखो, तो ये तो हो गया। लेकिन तुम अर्थ पे ही उसी शहर में रहो 6 महीने तक, 6 महीने के बाद अर्थ घूम के यहां पर आई तो ऑटोमेटिक पता है बेसिस कितना हो गया। सोचो बेसिस कितना हो गया, बेसिस मैं बता रहा हूं बच्चों, इस पर ध्यान देना जरा। बेसिस कितना हो गया, अर्थ से सन तक का डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ सन का, वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 AU कितना था, 1 AU था तुम्हारा 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। टोटल भी लिख सकते हैं। तो एक बार यहां से यहां, फिर दूसरी बार आप अर्थ यहां दिख रहे हो। तो बच्चों तुम्हारा पूरा डिस्टेंस तो 1 AU इतना और 1 AU इतना, 1 और 1 2 AU। तो 2 AU कितना क्या होगा आपका, 2 AU होगा बेसिस। सही बात। यहां से यहां तक की जो दूरी आई थी वो कितनी आई थी, 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो बच्चों तुम्हें डी पता, तुम्हें बेसिस पता, तो थीटा तो निकाल सकते हो। फॉर्मूला एंगल इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। आसान था, सोचने वाली बात है। ये एंगल इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा था। एयू का कन्वर्जन मैंने तुम्हें दिखाया। ये वाला क्वेश्चन का कुरान फर्स्ट पार्ट का था आंसर, हालांकि मैंने दोबारा लिखा इसे, बट उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया। तो बच्चों इस हिसाब से मेरा एंगल बन रहा है, मैं इसको सॉल्व करता हूं और हम इसको पूरा सॉल्व करके ही देखें तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो बच्चों थीटा हुआ मेरा आर्क अपॉन रेडियस या बेसिस अपॉन डी, बेसिस अपॉन डी। तो बच्चों बेसिस आया 2, AU क्या होगा 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर।
अच्छा नीचे भी मीटर ही होगा तो वो कट जाना है और तुम्हारा रेडियन में आंसर आएगा। नीचे की दूरी 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो तो ये आएगा आपका 7.37 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 4.85 इंटू 10 की पावर -6, तो ये सेकंड एंगल आ जाएगा। सेकंड एंगल सॉल्व करके बच्चों ये आएगा आपका 1.512 सेकंड। ठीक, यानी 6 महीने तक इंतजार करो तो भी एंगल सेकंड में बनना है। तो आप समझते हैं बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी तो हम और मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और छोटे एंगल, 1 सेकंड से छोटा एंगल क्या मेजर करोगे। समझ गए बच्चों मेरी बात? तो ये हमारा एक सवाल था, ये पैरालैक्स का वन ऑफ द मेथड था, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं और नेक्स्ट सवाल जो है इसकी बात करते हैं। ओके बच्चों, अगला सवाल क्या है या अगला मेथड क्या है? एक चीज बता दो, पैरेलैक्स था 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस होगा तो तुम मेजर कर सकते हो, 100 लाइट ईयर से कम होगा तो तुम मेजर कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, आप किसी प्लैनेट का जो अर्थ के पास है, बहुत दूर नहीं होना चाहिए, या मून का, या तो फिर डिफरेंट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जो इसका डायमीटर तुम मेजर कर सकते हो, उसका मेथड क्या है? उसके लिए ना मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि तुम अर्थ की सरफेस पर हो, ऑब्वियसली, है ना सर? हम चांद पे थोड़ी हैं, हम मंगलवासी नहीं हैं। और ये हमने बना दिया सूर्य। ठीक, तो अगर ये हमारा सूर्य है तो मैं इसको दो अलग अलग एंड पे ऑब्जर्व करूंगा। ऑब्जर्व इस तरीके से करूंगा बच्चों, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। जो अब की बार बीच में जो एंगल बना, ये है पैरालिटिक एंगल। अच्छा, ये जो पैरालिटिक एंगल है इसे एंगुलर डायमीटर कहते हैं। ये जो थीटा है एंगुलर डायमीटर, ये है पैरालिटिक एंगल। और ये जो है ये है डायमीटर ऑफ सन, जो अब की बार होगा बेसिस, और एंगुलर डायमीटर होगा पैरालैक्टिक एंगल। ठीक, और बच्चों अर्थ से सन की दूरी d, क्वेश्चन कहता है d है, जो कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो हमें पता है। लिखा मैंने 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। आपको याद होगा पुराने न्यूमेरिकल में अभी मैंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की ही बात करी थी, जिसमें मैंने ये डिस्टेंस लिखा था। तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है। हाउएवर अगर हम डेटा रट ले तो ज्यादा अच्छा है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, क्योंकि डायरेक्टली कन्वर्जन का सवाल आ जाए तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। दूसरा मेथड है डायमीटर ऑफ सन। तो भैया डायमीटर ऑफ सन कैसे निकालेंगे? आंसर है सिंपल, तरीका समझो, तरीका समझ में आया, फॉर्मूला वही रटा हुआ है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अगली क्लास में हम लोग जेई के सवाल करेंगे, उसमें भी हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे बच्चों। ठीक, फिलहाल एंगल थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन डायमीटर, बस यही तो है। और इसी के नोट्स पुराने वाले वीडियो में आपको अवेलेबल है, आप वहां से देख के कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो डायमीटर किसका बच्चों? फिलहाल तो सन का है। डायमीटर ऑफ सन कितना होगा? d अपॉन थीटा, d अपॉन थीटा। तो इसी लाइन में सॉल्व कर लो। भैया d क्या है? अर्थ से सन का डिस्टेंस। ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है? 1.496 10 की पावर 11 मीटर अपॉन थीटा 1920 सेकंड। तो बच्चों बात सेकंड की आ रही है, मैं रेडियन में जाऊं जरा, और फिर मैं रेडियन के बाद इसको कह रहा हूं
तो बच्चों मैं रेडियन के बाद इसको कह रहा हूं, यहां से सेकंड हटा है, रेडियन के लिए इसको मल्टीप्लाई करा 4.85 इंटू 10 की पावर -6, तो बच्चों -6 ऊपर जाकर के +6 हो जाएगा, तो इट इज 11 प्लस, अरे यार इसको साफ साफ लिखते हैं, इट इज 11 + 6। ठीक, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा डायमीटर ऑफ सन है 1.39 10 की पावर 9 मीटर। दिस इज अ डायमीटर ऑफ सन एंड दिस थीटा इज द एंगुलर डायमीटर ऑफ सन। जनरली एंगुलर डायमीटर गिवन होगा और डायमीटर पूछेगा, समझ में बात आई समझ में? चलो तो फिर जरा अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में हमारा एनसीईआरटी का है और उसमें सन की जगह पर जुपिटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जरा इस सवाल को देखते हैं हम लोग। ठीक, तो ये सवाल जो है हमारा, मैं एनसीईआरटी से ही एक बार आप लोगों को बताता हूं। तो आपका पेज नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 24 और पेज नंबर है 37। तो क्वेश्चन नंबर 24 हालांकि पहले नहीं लिखा था, पहले 2.4 लिखा था, अब 2.24 हो गया है। ठीक है, तो सिमिलर वर्ड्स है, मैं बस कुछ चीजों में बदलाव कर रहा हूं। मैंने बोला 35.72 सेकेंड्स, और ये सन की जगह पर प्लैनेट जुपिटर हो गया। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है। डिस्टेंस d of Jupiter from Earth is 824.7 मिलियन किलोमीटर। तो मिलियन में बच्चों 10 की पावर 6 होते हैं, और फिर किलोमीटर कह रहे हैं, यानी मीटर, फिर किलो करने के लिए 3 और आ जाएगा, 6 3 9। तो बच्चों ये हुआ हमारा सवाल, समझ में आ रहा है? अब इस सवाल में सन की जगह पर मैं बदलाव कर देता हूं और बोलता हूं जुपिटर है। तो डायमीटर ऑफ जुपिटर, ठीक, तो यहां से डायमीटर ऑफ जुपिटर कितना आएगा बच्चों? डी और थीटा बदल गए, मेथड थोड़ी बदलेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आप लोग फटाक से, आप लोग एकदम फटाक से इस क्वेश्चन को भी उसी की तरह कॉपी करो। ठीक, कॉपी करो और डी और थीटा की वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, और डी और थीटा की वैल्यू आप लोग देखो बच्चों, जरा फटाफट फटाफट जल्दी। ओके बच्चों, ठीक है, हो गया? नहीं तो फिर अब आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं जरा फटाफट आंसर देता हूं। हमारा आंसर जो है इसका वह 1.429 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। बच्चों मुझे नहीं लगता मेथड में कुछ भी समस्या होगी। अर्थ से आपकी बार जुपिटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हटा लो साइड से, किरणें। ठीक, बचपन में सब लोगों ने सन बनाया होगा पेंटिंग करते वक्त, है? तो बच्चों आंसर इसका ही आएगा, क्योंकि आपकी बार सन नहीं, आपकी बार जुपिटर बनाना है, जस्ट एक स्फेरिकल प्लैनेट, अंडरस्टूड, या ओवल शेप प्लैनेट। तो सेम कंसेप्ट लगेगा, आंसर ही आएगा। ठीक है, जो हमारा एनसीईआरटी का आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, अगला सवाल 2.32। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, ये पढ़ रहा है कि हमें पता है टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान क्या होता है। तो हमें पता है सोलर एक्लिप्स के दौरान क्या होता है। सॉल्यूशन की बात करें, मैंने क्वेश्चन को कई बार क्या करा, एनसीईआरटी सीधे सीधे शब्दों में समझ में नहीं आती बच्चों। सवाल को मैंने इंटरप्रेट करा है, आसान शब्दों में लाया हूं। मैंने बोला सोलर एक्लिप्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करो। सोलर एक्लिप्स मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण।
संपूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक। तो सोलर एक्लिप्स का हिंदी में ये मतलब होता है। तो अगर ये डेटा हमें गिवन है, अच्छा ये डेटा आया कैसे, तो बच्चों DME मतलब मून से अर्थ की दूरी। आज एक न्यूमेरिकल करा था, आप लोगों को अभी याद होगा, आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट किया होगा। डी मून से अर्थ की दूरी आई होगी 3.84 × 10⁸, अपनी कॉपी में पलट के देख सकते हो। सन से अर्थ की दूरी, ये तो मैंने बोल ही दिया बच्चों, रट लो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अभी दो न्यूमेरिकल पहले हमने करा, डायमीटर ऑफ सन कितना होता है 1.39 × 10⁻⁹। तो बच्चों इस कंसेप्ट का यूज करके, यूज सोलर एक्लिप्स कंसेप्ट, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ मून। कहानी बदल रहे हैं, हाँ, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ मून। तो बच्चों सूर्य ग्रहण में होता क्या है, होता यह है कि भाई साहब ये पोजीशन है हमारी सन की, ठीक। सन से जो रेज आ रही हैं अर्थ पे, तो नीली हो गई हमारी धरती, EARTH अर्थ, ठीक है। अब इसके बाद इसके बीच में आता, तो एक्चुअली इसको ऐसे रखो, सन हो गया, यहां पर हो गई अर्थ, और इसके बीच में आएगा हमारा मून, यहां कहीं। अब मैं थोड़ा पहले यही सोच रहा था कि हमें अर्थ बड़ी दिखानी चाहिए क्योंकि मून से तो बड़ी होती है, लेकिन मैं अर्थ के ऊपर एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। जो संपूर्ण सूर्य ग्रहण है ये एक पर्टिकुलर रीजन में लगेगा, दूसरे रीजन में कई बार नहीं दिखाई देता, दूसरे रीजन से सन दिखाई दे जाता है। इसका मतलब अर्थ डॉट नहीं है बच्चों, अर्थ मून से बड़ी है, रिलेटिव डिस्टेंस की बात हो रही थी। तो ये कंसेप्ट था मेरा, ठीक है, बात आई होगी आपको समझ में। तो बच्चों क्या क्या गिवन है जरा मैं वो देखता हूं। मैं यहां से चला, एक परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट है बच्चों E, ये मून का सेंटर है, तो मून के सेंटर को मैंने बोला M, और सन का सेंटर है, इसको माना S। सन की सरफेस हो गई, इसको मानो Q, और इसको मून की सरफेस को मानो N, या मून की सरफेस को O मान लो बच्चों। अब देखो मैं EOM ट्रायंगल बना रहा हूं, EOM, मान लो एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझे। tan थीटा क्या होगा इन ट्रायंगल OME, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर tan थीटा की ये वैल्यू आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इन ट्रायंगल USE, देखो ध्यान से, अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, U से सन। बच्चों ये एंगल अगर थीटा है तो वो सिमेट्रिक फिगर है, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा होगा। तो फिर से तुम क्या लिख सकते हो कि सर फिर से tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर SU अपॉन SE, इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन ये था कि डायमीटर ऑफ मून निकालना है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सोलर एक्लिप्स। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोलर एक्लिप्स, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सोलर एक्लिप्स हो जाता है। समझ में आएगा। तो अब इस कंसेप्ट को यूज करके तुम वो निकालो। तो एक बार मैंने मून का डायमीटर से ये लिया, यहां से थीटा माना, ठीक है, ये थीटा आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसके लिए इक्वेशन 1 लिखी, फिर बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इक्वेशन नंबर 2 लिखी। अब मैंने बोला भाई दोनों ही tan थीटा है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये दोनों तो बराबर आ जाएंगे। तो बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान देना, OM अपॉन ME होगा SU अपॉन SE। तो बच्चों OM क्या है, इसका रेडियस, मून का रेडियस, OM इतना दूरी है, इतनी दूरी है, फिर रेडियस होगा। तो दोनों इक्वेशन में इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो। तो रेडियस इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, डाया ऑफ मून बराबर ME क्या है, मून से अर्थ का डिस्टेंस क्या है, DME बराबर 2 इंटू SU, डाया ऑफ सन डिवाइड बाई SE, सन से अर्थ तक का डिस्टेंस DSE, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मून, आप लोग कहोगे
मैं इसके बाद यहां सॉल्व कर रहा हूं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मून? आप लोग कहोगे सर डाया ऑफ मून है, डाया ऑफ सन, डाया ऑफ सन इंटू DME अपॉन DSE। समझ में आई बात? तो अगर मैं डायमीटर ऑफ सन की यहां से बात करूं तो डायमीटर ऑफ सन कितना है? 1.39 इंटू 10 की पावर 9 अभी देखते हैं। मून से अर्थ का डिस्टेंस कितना है? 3.84। 10 की पावर कितना? सन के लिए आ गया 10 की पावर 9 और मून का डिस्टेंस है 8, तो 9 + 8 होल डिवाइड बाई सन से अर्थ तक का डिस्टेंस। तो सन से अर्थ तक का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11। तो यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो है 1.39 इंटू 3.84, 1.39 इंटू 3.84 होल डिवाइड बाई 1.496 इंटू 10 की पावर 9 और 8 17, 17 में से 11 गए 6। तो बच्चों डायमीटर ऑफ मून ये आएगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.32। समझ में आया? अब इसी बेसिस पर एक और सवाल देखते हैं, प्रैक्टिकल यूज की बात करते हैं। प्रैक्टिकल यूज है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ पैरेलैक्स, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ पैरेलैक्स बताओ आपके पास ट्री की क्या हाइट होगी? ओके बच्चों, तो अभी मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र करा, लेकिन इस क्वेश्चन के बीच में एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 2.19 और है। तो बच्चों मैं एक असाइनमेंट अभी आप लोगों को नीचे लिंक में दूंगा। इस असाइनमेंट में ये वाला क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग फिर से मेरे पुराने वाले पैरेलैक्स का जो मेरी क्लास है उस क्लास को आप लोग देखो। उस क्लास में जिस मेथड से हम लोगों ने पारसेक पढ़ा था, तो जो पारसेक में आप लोगों ने सीखा वही इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन है। नहीं होता है तो आप लोग एक बार वहां पर और जिक्र कर सकते हो। और इस क्वेश्चन नंबर 2.19 पे हमारी एनसीईआरटी फिनिश होती है। तो एनसीईआरटी खत्म। हमने एनसीईआरटी के सारे सवाल तब से अब तक लेकर के लगा दिए। इसके बाहर का कोई सवाल आपके उसमें नहीं आएगा। ठीक, अब आगे 2 सवाल और बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये 2 सवाल हमें बेसिक पैरेलैक्स सिखा देंगे, समझा देंगे, दिमाग में बैठ जाएगी चीज। क्वेश्चन है, एक टेढ़ा मेढ़ा सा पेड़, बहुत ऊंचा पेड़, एक सनी डे पे उसका हाइट क्या हम निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, निकाल सकते हैं। तभी तो कह रहा है कि सजेस्ट एन इनडायरेक्ट मेथड। तो एक पैरेलैक्स मेथड है। कैसे, जरा समझो। ये हो गई हमारी धरती, धरती पे ये हो गया हमारा एक पेड़, ठीक, और दूर कहीं सूर्य है, दूर कहीं सूर्य है। तो सनरेज आ रही है और धरती सीधी ले लेते हैं, हमें पता है पृथ्वी गोल है। तो दूर कहीं सनरे है, वो यहां पर स्ट्राइक कर रही है। ठीक, अच्छा बच्चों, वो पुराना वो सोलर का डायमीटर ऑफ मून वाला क्वेश्चन समझ में आया था ना? वो कैसे करके सोलर एक्लिप्स हम लोगों ने करा था, वो जरूर याद रखना। हाँ, तो सन की रेज आई रेड कलर से। अब क्या है कि सन की रे यहां तक पड़ रही थी, यहां तक पड़ रही थी। आप एक काम करो, ट्री से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का दूरी निकाल लो, स्केल रख के। ये तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ट्री का हाइट भी निकाल सकते हैं। ऐसे कैसे कोई ऊपर पहुंच जाएगा? ठीक है, बंदर थोड़ी होगी पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ जाओगे। और ऊपर से तो पेड़ मान लो डाली तो और छोटी उसकी होगी, तो तुम वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। तो मैंने ये बोला ओ से टी तक का डिस्टेंस है बच्चों डी, ये तुम मेजर कर दो। अब यहां से एक स्केल रखो। तो बच्चों स्केल जो रखा तुमने वो OS डिस्टेंस पर रखा, छोटा डी, और स्केल की हाइट है तुम्हारी छोटा h।
तो ट्री की हाइट कितनी आ जाएगी? ट्री की हाइट, इसको साइड में बनाते हैं, तो ट्री की हाइट आ जाएगी बच्चों यहां से यहां तक बड़ा वाला h। अच्छा, a और b मान लो, a और b। अब देखो कितना आसान सवाल है, वही पुराना वाला सोलर वाला मेथड। तो मैंने सेम सोलर एक्लिप्स वाला कंसेप्ट यूज करके ट्री की हाइट निकाल सकता हूं। ये स्केल मैंने बोला, मान लो ये मेरा नॉर्मल स्केल है और ये स्केल मैंने ये है। इस स्केल की लेंथ कितनी है बच्चों? इस स्केल की लेंथ है 12 या नहीं 12 इंचेस नहीं बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का स्केल रखा एस पॉइंट पे, ऐसे खड़ा करके, इन सच अ वे दैट स्केल की परछाई और पेड़ की टिप की परछाई एक ही पॉइंट पे पड़े। ठीक, अब यहां पर जो तुम्हारा एंगल बना, समझना बच्चों मेरी बात को, यहां पर जो तुम्हारा एंगल बना, तो आप बोलोगे कि सर इन ट्रायंगल OSA, ट्रायंगल OSA tan थीटा होगा, ये थीटा एंगल है बच्चों, ये मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, थीटा OSA tan थीटा होगा h अपॉन छोटा d, और इन ट्रायंगल OTB tan थीटा होगा h अपॉन बड़ा h अपॉन बड़ा d। मुद्दे की बात की स्केल की हाइट तुम्हें पता है 30 सेंटीमीटर, या स्केल बड़ा वाला इस्तेमाल कर सकते हो 1 मीटर का। स्केल की हाइट पता है, हाँ, स्केल कितनी दूरी पर रखा जमीन पे तुमने मार्क कर दिया, पता है छोटा d, कैपिटल D पता है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो फ्रॉम 1 and 2, तो आप बोलोगे कि सर फ्रॉम 1 2 h हो जाएगा h d अपॉन d, आंसर। ठीक, आसान था। तो सजेस्ट अ मेथड, तो भैया हमने कर दिया सजेस्ट अ मेथड, आसान था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो, और एक और इसका डेली लाइफ में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है? नोट डाउन दिस वन। ओके बच्चों, अब जो मैं आखिरी सवाल बता रहा हूं आप लोगों को, ये सवाल जो है ये आप लोगों ने शायद 10वीं क्लास में करा है, ठीक, लेकिन है तो पैरेलैक्स का ही। पैरेलैक्स मतलब परछाई देखना, शैडो देखना, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी को ऑब्जर्व करना। अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा इस डेफिनेशन का मतलब भी। और अब जरा मैं इसको एक ऐसे, खासकर से मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशली मैंने इसलिए चुना है ताकि आप लोग जरा बच्चों इस बात को समझ जाओ, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कि जो आप लोगों ने 10th क्लास में हाइट्स का हाइट एंड एल्टीट्यूड करके जो एक चैप्टर था मैथ्स में जो आपने पढ़ा था, ये वही है। क्वेश्चन क्या कहता है? शैडो ऑफ टावर लेवल प्लेन, जमीन पे एक टावर है, तो ये टावर हो गया मेरा, ठीक, तो ये टावर हो गया। अब ये जो पर्टिकुलरली टावर है, इस टावर की परछाई पड़ रही है, तो इस टावर की परछाई पड़ रही है जमीन पे। जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, वो 50 मीटर बड़ी है परछाई। तो बच्चों अभी परछाई क्या होगी? टावर का ये T पॉइंट ले लो, शैडो का S1 पॉइंट ले लो, टावर को यहां से O मान लो। अब जब ये 60 डिग्री पर होगा, जब ये 60 डिग्री पर होगा, इसको A मान लेता हूं मैं, तो B पॉइंट पे परछाई पड़ेगी टावर की। तो ये कह रहा है जब 30 डिग्री पर है, ये 50 मीटर लंबी है, लॉन्गर देन 60 डिग्री। तो बच्चों A से B की दूरी कितनी दे रखी है तुम्हें? 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है, आपको OT निकालना है। OT कितना है यहां से यहां तक? H मान लो, ठीक, आसान। तो अब देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले 30 डिग्री वाला ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल OT है, इन ट्रायंगल OTA 60 डिग्री की लेनी है मेरे को वैल्यू, तो मैं
सॉरी 30 डिग्री की लेनी है तो मैं cot 30 लिखता हूं। cot 30 होगा TA अपॉन हाइट, ठीक है, बेस अपॉन हाइट, TA अपॉन h। सिमिलरली इन ट्रायंगल OTA के बाद OTB, समझ में आया? OTB cot 60, cot 60 कितना होगा ये TB अपॉन h। अब बात ये है आपके पास दो ही इक्वेशन है, एक वैल्यू और है TA माइनस TB, तो तीसरी इक्वेशन है, बट यहाँ पे TA डिस्टेंस नहीं पता, TB डिस्टेंस नहीं पता। फायदा ये होगा कि इसको इक्वेशन नंबर 1 लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लो, और आप बोलो कि सर हम 1 में से 2 को घटा देंगे तो TA माइनस TB 50 मीटर आ जाएगा। पूरी इक्वेशन में एक अननोन रह जाएगा h, जिसको मैं आसानी से निकाल सकता हूं। इक्वेशन नंबर 1 का LHS कितना है? cot 30, चलो पहले लिख लेते हैं, अगली लाइन में वैल्यू पुट करेंगे। cot 30 माइनस cot 60 इक्वल्स टू, दोनों का LCM सेम, LCM h, न्यूमरेटर आ गया TA माइनस TB। समझ में आ रही है बात बच्चों? cot 30, तो cot 30 जो होता है ये होता है तुम्हारा √3 और cot 60 होता है 1 अपॉन √3। TA माइनस TB 50 अपॉन h, तो बच्चों 3 माइनस 1 2 अपॉन √3, तो बच्चों ये आया 2 अपॉन √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन h, तो h आ गया 25 √3 मीटर। समझ में आई बात? यहाँ कैलकुलेशन मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी कर दी है, आप लोग इस डायग्राम को समझ के इसको थोड़ा सा एक बार खुद लिखने की कोशिश करो। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे इसके लिंक। और इस टॉपिक को अब आप लोग दोबारा एक बार देखो, डिटेल में समझो। अगली क्लास में एरर के अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स और पूरी एनसीईआरटी खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों? ओके, बाय बाय।